एक बहुत मशहूर कहावत है कि आप उस इंसान को नहीं जगा सकते जो सोने का नाटक कर रहा है। हाँ, और ये बात सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि देशों पर भी लागू होती है। बिल्कुल। कई बार देश दशकों तक आप कह सकते हैं एक आरामदायक नींद में रहते हैं। वो असहज सच्चाइयों को नजरअंदाज करते हैं जब तक कि कोई बड़ा झटका उन्हें हिलाकर जगा ना दे। और ऐसा लगता है कि यूरोप के लिए वो झटका अब आ गया है। बिल्कुल। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान, यूक्रेन युद्ध और अमेरिका की बदलती प्राथमिकताएं, मतलब इन सब ने मिलकर यूरोप को लगभग 80 साल की गहरी नींद से जगा दिया है। सही कहा। उन्हें अचानक से ये एहसास हो रहा है कि अपनी सुरक्षा के लिए वो हमेशा हमेशा अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकते। हाँ, जर्मनी से लेकर पोलैंड तक हर कोई अब अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की बात कर रहा है। एक तरह की बेचैनी है पूरे महाद्वीप में। और इसी माहौल में एक देश है जो शायद मन ही मन कह रहा होगा कि मैंने तो पहले ही कहा था। हाँ, फ्रांस। हम बात कर रहे हैं फ्रांस की और उसकी रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी की। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। जब पूरा यूरोप अमेरिकी सुरक्षा की छतरी के नीचे आराम से बैठा था, तब फ्रांस दशकों से अकेले अपनी राह क्यों बना रहा था? ये सिर्फ अकड़ थी या इसके पीछे कोई गहरी सोच थी? आज की हमारी बातचीत इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेगी। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रांस की इस अनोखी विदेश और रक्षा नीति की जड़ें कहाँ हैं और आज की बदलती दुनिया में ये अचानक इतनी जरूरी क्यों हो गई है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं एक शब्द से जो बार बार सुनने को मिलता है, गॉलिज्म। ये क्या है? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक विचारधारा है? गॉलिज्म एक विचारधारा से कहीं ज्यादा है। आप कह सकते हैं कि ये फ्रांस की आत्मा का हिस्सा है। सोचिए, 1950 के दशक का दौर है, कोल्ड वॉर का समय। हाँ, दुनिया दो खेमों में बटी है, अमेरिका और सोवियत संघ। ज्यादातर देश किसी न किसी पाले में खड़े होने को मजबूर हैं और उस वक्त फ्रांस के नेता चार्ल्स डी गॉल एक तीसरे रास्ते की बात कर रहे हैं। मतलब ना हम तुम्हारे साथ ना हम तुम्हारे साथ, हम अपने रास्ते चलेंगे। ये तो उस जमाने में बहुत हिम्मत की बात रही होगी। बहुत ज्यादा। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन फ्रांस ने ये बहुत पहले समझ लिया था कि वो अपने जरूरी हितों की रक्षा के लिए किसी पर, यहाँ तक कि अमेरिका जैसे दोस्त पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता। अच्छा। उन्हें डर था कि अगर वो अपनी स्वतंत्र आवाज खो देंगे तो उन्हें ऐसे युद्धों में घसीटा जा सकता है जिनका फ्रांस से कोई लेना देना नहीं। इसका कोई हाल का उदाहरण है हमारे पास? बिल्कुल है। सबसे बड़ा उदाहरण है 2003 का इराक युद्ध। हाँ। अमेरिका ने हमला किया और उसके सबसे करीबी सहयोगी ब्रिटेन, स्पेन सब उसके साथ हो लिए, लेकिन फ्रांस ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। हाँ, उन्होंने कहा कि ये युद्ध गलत है। उस समय उनकी बहुत आलोचना हुई, लेकिन आज इतिहास उन्हें सही साबित कर रहा है। यही वो स्वतंत्रता है जिसकी बात डी गॉल करते थे। ठीक है, तो ये जिद और स्वतंत्रता आई कहाँ से? क्या फ्रांस हमेशा से ऐसा ही था? नहीं, हमेशा से नहीं। इस सोच की जड़ें एक बहुत बड़े राष्ट्रीय सदमे में हैं। दूसरा विश्व युद्ध। दूसरा विश्व युद्ध? हाँ, उस अनुभव ने फ्रांस को हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा, वो कैसे? देखिए, 14 जून 1940, ये तारीख फ्रांस के इतिहास का एक काला दिन है। इस दिन नाजी जर्मनी की सेना ने पेरिस पर कब्जा कर लिया। ये सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, ये फ्रांस के गौरव पर एक गहरा घाव था। लेकिन असली सबक इसके बाद मिला। वो क्या था? वो था डनकर्क का अनुभव। जब जर्मन सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी तो हजारों ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैनिक एक समुद्र तट पर फंस गए। फ्रांसीसियों ने महसूस किया कि ब्रिटिश सेना ने सबसे पहले अपने सैनिकों को बचाने पर ध्यान दिया। मतलब उन्हें लगा कि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। उन्हें लगा कि जब सबसे मुश्किल घड़ी आई तो उनके सबसे करीबी सहयोगी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। तो ये एक तरह का धोखा था। मतलब जब जान पे बन आई तो हर कोई पहले अपना घर देखता है। ये तो बहुत कड़वा सबक रहा होगा। बहुत कड़वा। और ये एहसास वक्त के साथ और गहरा होता गया। चार्ल्स डी गॉल लंदन से फ्रांसीसी प्रतिरोध को लीड कर रहे थे और वो लगातार अमेरिका और ब्रिटेन से कह रहे थे कि जर्मनी के खिलाफ पश्चिमी यूरोप में एक दूसरा मोर्चा खोलो ताकि फ्रांस को आजाद कराया जा सके। लेकिन मित्र देशों ने सालों तक इस बात को टाला। हाँ। क्यों? उनकी प्राथमिकता क्या थी? उनकी प्राथमिकता थी पहले उत्तरी अफ्रीका, फिर इटली। फ्रांस को आजाद कराना उनकी लिस्ट में ऊपर नहीं था। और हद तो तब हो गई जब 1944 में डी-डे की प्लानिंग हुई, इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री हमला। और चार्ल्स डी गॉल और उनकी फ्री फ्रेंच फोर्सेस को इस प्लानिंग से पूरी तरह बाहर रखा गया। क्या? उन्हें प्लानिंग में शामिल ही नहीं किया गया? नहीं,
उन्हें ऐसा महसूस कराया गया जैसे वो कोई बराबर के पार्टनर नहीं बल्कि एक जूनियर साथी हैं। वाओ, मतलब अपने ही देश को आजाद कराने की लड़ाई में उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। एकदम। इस पूरे अनुभव ने फ्रांस को एक बात सिखा दी, अगर तुम्हें जिंदा रहना है और अपना सम्मान बचाना है तो अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। आप बाहरी ताकतों पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो हमेशा हमेशा अपने हितों को पहले रखेंगे। ठीक है, तो ये जख्म बहुत गहरा था। फिर जब 1958 में डिगॉल सत्ता में वापस आए तो उन्होंने जख्म पर मरहम लगाने के लिए क्या किया? उन्होंने इससे भी बड़ा कुछ किया। डिगॉल का एक ही मकसद था, फ्रांस के गौरव को वापस लाना। उन्होंने अपने संस्मरणों में लिखा है, फ्रांस महानता के बिना फ्रांस नहीं हो सकता। और उन्होंने इसे हकीकत में बदलने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। बिल्कुल। जैसे कि 1966 में उन्होंने फ्रांस को नेटो की एकीकृत सैन्य कमान से बाहर निकाल लिया। पूरी तरह से। हाँ, उन्होंने कहा फ्रांस गठबंधन का हिस्सा रहेगा लेकिन हमारी सेना किसी अमेरिकी जनरल के आदेश नहीं मानेगी। और फिर उन्होंने एक और धमाका किया। उन्होंने फ्रांस की धरती पर मौजूद सभी अमेरिकी सैनिकों और सैन्य अड्डों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। ये तो बहुत बड़ा कदम था। वॉशिंगटन में तो हंगामा मच गया होगा। बिल्कुल, यह अमेरिका के लिए एक तमाचे जैसा था। लेकिन डीगॉल का सबसे बड़ा और सबसे क्रांतिकारी कदम था फ्रांस का अपना स्वतंत्र परमाणु कार्यक्रम बनाना। हाँ, ये फोर्स डि फ्रैपे का जिक्र बार बार आता है। ये सिर्फ एक फैंसी नाम है या वाकई में फ्रांस की पूरी सोच इसी एक चीज पर टिकी है? ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये फ्रांस की आजादी का गारंटी कार्ड है। फोर्स डि फ्रैपे का मतलब है स्ट्राइक फोर्स। फ्रांस ने 1960 में ही अपना पहला परमाणु बम बना लिया था। इतनी जल्दी? हाँ, डी गॉल को शक था कि अगर कभी सोवियत संघ ने यूरोप पर हमला किया तो क्या अमेरिका न्यूयॉर्क को बचाने के लिए पेरिस को दांव पर लगाएगा? क्या वो यूरोप के लिए एक परमाणु युद्ध का खतरा मोल लेगा? उनका मानना था कि शायद नहीं। उन्हें यकीन था कि नहीं। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि फ्रांस के पास अपना खुद का न्यूक्लियर डिटरेंट होना चाहिए जिसका बटन सिर्फ और सिर्फ पेरिस में हो, वॉशिंगटन में नहीं। और यहीं पर फ्रांस और ब्रिटेन के बीच एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। अच्छा, वो क्या है? ब्रिटेन के पास भी तो न्यूक्लियर वेपन्स है। हाँ है, लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है। आज फ्रांस के पास करीब 300 परमाणु हथियार हैं जो पूरी तरह से उसके अपने कंट्रोल में हैं। पनडुब्बियों से, लड़ाकू विमानों से वो उन्हें कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ ब्रिटेन की परमाणु ताकत उसकी ट्राइडेंट मिसाइलों पर निर्भर है जो अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन अपने न्यूक्लियर हथियार अमेरिका से पूछे बिना इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये तो बहुत बड़ी बात है। यही फ्रांस की पॉलिसी का सार है, पूरी आज़ादी। और इसीलिए आज जब रूस धमकियां दे रहा है तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों यूरोप को अपनी परमाणु छतरी देने की पेशकश कर रहे हैं। क्योंकि उनके पास ये क्षमता है। उनके पास ये स्वतंत्र क्षमता है। परमाणु कार्यक्रम के अलावा क्या इस आजाद सोच के और भी उदाहरण हैं? बहुत सारे हैं। 1964 में जब अमेरिका चीन को दुश्मन मानता था, फ्रांस ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दे दी। अमेरिका से 15 साल पहले। 15 साल पहले? हाँ, उन्होंने दुनिया को दिखाया कि वो अपनी विदेश नीति खुद तय करेंगे। और रक्षा उद्योग का क्या? मैंने सुना है राफेल लड़ाकू विमान के बारे में भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, राफेल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो राफेल एक तरह से वो बच्चा है जिसने ग्रुप प्रोजेक्ट में किसी पर भरोसा नहीं किया और सारा काम खुद ही कर लिया। अच्छा। जहां यूरोप के बाकी देश मिलकर यूरोफाइटर टाइफून बना रहे थे या अमेरिकी F-35 खरीद रहे थे, फ्रांस ने अरबों डॉलर खर्च करके अपना खुद का लड़ाकू विमान बनाया। ये तो बहुत महंगा और जोखिम भरा सौदा रहा होगा। जरूर, लेकिन इसका नतीजा यह है कि आज राफेल दुनिया के उन चुनिंदा लड़ाकू विमानों में से है जो अमेरिकी तकनीक पर सबसे कम निर्भर है। और बात सिर्फ राफेल की नहीं है। और क्या है? फ्रांस दुनिया में अमेरिका के अलावा एकमात्र देश है जो परमाणु शक्ति से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल ऑपरेट करता है। ये सब उसी एक सोच का नतीजा है, आत्मनिर्भरता। तो ये सारी बातें, एक स्वतंत्र परमाणु शक्ति, एक आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग और दशकों की आजाद विदेश नीति आज के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में फ्रांस को कहाँ खड़ा करती हैं? ये उसे एक बहुत ही अनोखी और शक्तिशाली जगह पर खड़ा करती है। आज जब यूरोप एक तरफ से आक्रामक रूस और दूसरी तरफ से एक अविश्वसनीय अमेरिका के बीच फंसा हुआ है, हाँ, तो फ्रांस अचानक यूरोप में आत्मनिर्भर रक्षा के लिए सबसे भरोसेमंद आवाज बनकर उभरा है। वो कह सकता है, हम ये दशकों से कर रहे हैं, अब आप भी सीखिए।
और अब जब यूरोपीय संघ में बाय यूरोपियन की मुहिम चल रही है, यानी रक्षा सौदे यूरोपीय कंपनियों को ही दिए जाएं, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा भी फ्रांस को ही होगा। निश्चित रूप से। कहते हैं चार्ल्स डी गॉल ने एक बार कहा था, हो सकता है कि तथ्य मुझे गलत साबित कर दें, लेकिन इतिहास मुझे सही साबित करेगा। वाह। 1960 के दशक में उनकी बातें लोगों को अड़ियल और खर्चीली लगती थीं, लेकिन आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि इतिहास ने वाकई डी गॉल को सही साबित कर दिया है। ये तो कमाल की कहानी है। मतलब जो नीति कल तक फ्रांस की कमजोरी या उसका अकेलापन मानी जाती थी, आज वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत से 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, फ्रांस की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की ये नीति कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि दूसरे विश्व युद्ध के गहरे जख्मों और धोखे के अनुभव से पैदा हुई है। सही। दूसरी बात, गॉलिज्म सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि ये फ्रांस की पहचान, उसके गौरव और दुनिया में अपनी एक अलग जगह बनाने की चाहत का प्रतीक है। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, फ्रांस के स्वतंत्र परमाणु हथियार और उसका आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग उसे आज की अनिश्चित दुनिया में यूरोप का नेतृत्व करने की एक अनोखी स्थिति में लाकर खड़ा करते हैं। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के आखिर में मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जो सोचने पर मजबूर करता है। जी। फ्रांस की रणनीतिक स्वायत्तता की इस लंबी और मुश्किल यात्रा से भारत जैसे देश क्या सबक सीख सकते हैं, जो आज की इस बहुध्रुवीय दुनिया में अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये एक बहुत ही मौजूद सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। इस शानदार विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस चर्चा से आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और फ्रांस की विदेश नीति को एक नए नजरिए से देखने में मदद मिली होगी। अगर आपको इस तरह के विश्लेषण पसंद है तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कोई सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहराई में उतरने के लिए। धन्यवाद।